अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों, आज मेरे साथ दो ऐसे भाई हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से 14 साल की सज़ा काटना पड़ी। जी हाँ दोस्तों, जब तक इन्होंने ये साबित किया कि ये टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं है, तब तक 14 साल का समय बीत चुका था। इन दोनों की कहानी जान करके आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की नफरत का शिकार हुए ये। तो चलिए इन दोनों भाई से बातचीत करते हैं। इससे पहले कि अपनी कहानी पूरी आपको बताएं कि इन्हें क्यों जेल हुई थी, कैसे पुलिस ने इनको पकड़ा था, कैसे इनको आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जा रही थी, जेल के अंदर इनको कितना टॉर्चर किया गया, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। दो मोटी मोटी बातें इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। तो दोस्तों, पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया तो इनको ये पता ही नहीं था कि किस जुर्म के तहत इनको अरेस्ट किया गया है और इनके ऊपर क्या धाराएं लग रही हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि इनको जो वकील दिया गया था इनके साथ में, यानी कि इनके लिए जो केस लड़ता, वो भी मिलजुल करके काम कर रहा था। दूसरी तरफ से वो मिला हुआ था और वो चाहता था कि इनके ऊपर आतंकवाद की घटनाओं साबित हो जाएं और इनको आतंकवादी साबित करके या तो फांसी हो या सजाए उम्र कैद हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब को आप जानते होंगे, बहुत सारी वीडियोज उनकी मैंने आपको दिखाई है। किसी तरह से उनकी संज्ञान में ये बात पहुंच गई कि दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और फिर महमूद पराचा साहब वहां पर जाते हैं। ये दोनों लोग उनको अपनी घटनाएं बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, जिसके बाद महमूद पराचा साहब इनका केस लड़ते हैं और आज इन दोनों को बरी करा करके 14 साल के बाद जेल से छुटा करके लाए हैं। बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी दास्तां है इनकी, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। और इस तरह का अगर कुछ आपके पड़ोसियों के या आपके साथ कुछ घटना होने वाली हो, कैसे उन लोगों को सावधान करना है, ये चीज़ भी इस वीडियो के अंदर देखना। तो चलिए पहले वाले भाई की बात सुनते हैं, उसके बाद दूसरे वाले की सुनेंगे। ये लोग हमारे घर पे पहुंचे और वहाँ पर जो है मैं नहीं था, तो घर पे कहने लगे कि हमें उनको तलाश है और उन पर जो है किसी जो है लड़की का या कोई जो है लड़की के बारे में पूछताछ करनी है। तो इस तरह घर पे गए थे। तो उस वक्त मैं घर पे नहीं था, तो अगले दिन मुझे पता चला, तो जो है मैं तो पुलिस के डर की वजह से इधर उधर था। तो फिर 4 या 5 दिन के बाद में मैं सरेंडर हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला किसी लड़की के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी, पूछताछ करनी है। तो ये मुझे लेके चले गए, तो दिल्ली लेके आए। तो वहाँ पर ऐसा टॉर्चर किया कि मैं ख्वाब में नहीं सोच सकता। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर इसी तरह होता रहा। फिर अगले दिन जो है मुझे ये कोर्ट में लेके गए। मुझसे कहा कि अगर तुमने जज साहब के सामने कुछ बोला तो हमारे पास ही तुम रहोगे 1 महीने, हम इसी तरह पिटते रहेंगे। तो सर फिर अगले दिन फिर लेके आए मुझे। इन्होंने रात में तो हर रात तो मुझे मारते ही थे, दिन में थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिलता था। रात में कभी मुझे जो है अलग अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे, उनके हवाले कर दिया करते थे। बस उनसे ये कहते थे कि भाई जो है ना, इनको जख्म मत होने देना, जो चाहे करते रहो। तो वो जो लम्हात हैं, वो जो दिन हैं, जो डेज हैं, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि मेरी शक्ल सूरत भी जो है इन्होंने ख़राब कर दी थी, दाढ़ी वगैरह भी सभी पड़ गई थी। और ऐसा टॉर्चर किया था कि मेरे ये जो है ना, ये पैर जो मेरे बड़े भारी भारी हो गए थे। 3-4 महीने में जाके जो है ये इनकी सोजन उतरी थी और मैं चल पाया था सही से। तो इन्होंने जो है जब मुझे पीसी पे रखा, अपनी कस्टडी में रखा, तो इन्होंने मुझसे कोई बयान नहीं लिया, बस कहते कि आप जो है साइन करते रहें। और मुझे वहीं पे एक वकील भी अवेलेबल करा दिया। एमएस खान कहने लगे ये तुम्हारे वकील हैं, वो जो है जमीयत की तरफ से रहते हैं और ये अच्छे वकील हैं, ये तुम्हें जो है बहुत जल्दी छुड़वा देंगे। तो मैं उससे कहने लगे मुझे पकड़ क्यों रहे हो, मैंने क्या किया है? उन्होंने आपने कुछ नहीं किया है, हमारे ऊपर प्रेशर है और आप 2-4 महीने में चले जाओगे। तो इस तरह की मैं बार बार ये पूछता कि मैंने क्या किया है। उन्होंने कुछ नहीं, कोई थोड़ा प्रेशर है, ऊपर से आप 2-4 महीने में चले जाओगे। एक अफसर ने तो कहा कि तुम ये समझो कि 4 महीने की जमात में चले जा रहे हो। इस तरह की बातें करके तो खामोश कर दिया करते थे। तो एमएस खान साहब जो है, हमें लगा कि हमारे हमदर्द हैं, तो हम तो कभी वास्ता पड़ा नहीं था पुलिस से या जुडिशरी से। तो जैसे वो कहते थे हम ऐसे करते रहते थे। तो एक टाइम आया था, तो मैं जो है पुलिस वाले कहने लगे हम आपकी वॉइस चाहिए। तो मैंने एमएस खान से पूछा कि वो वॉइस के लिए बोल रहे हैं, मैं दे देता हूँ। कहा कि नहीं देनी है। मैं सर मैंने कुछ किया नहीं है, मैं दे देता हूँ। लोगों ने देनी नहीं है। तो इस तरह मैंने वॉइस नहीं दे पाया अपनी सर। तो मैं देने को भी था वहाँ पे, जब ये जेल में आए थे,
तो इन्होंने मुझसे जो है वॉइस न लेकर मुझे वहाँ पर एक रूम में ले गए, सेपरेट रूम में, और एक सिपाही साथ में था। तो वहाँ भी इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे जाते ही पहले सबसे पहले जो है ना हट करना शुरू कर दिया, बहुत मारा, और मुझसे ये नहीं कहा कि तुम जो है वॉइस दे दो। मैंने कहा कि आप जिस चीज़ काम के लिए आए वो कर लो। लोग नहीं वो हो गया। तो उन्होंने मुझसे एक जो है एक पर्चे पे कुछ लिखवाया कि मैं जो है वो मैंने लिख दिया। उस वक्त बहुत टॉर्चर था। तो ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उस वक्त आदमी ये सोचता है कि शायद मुझे मौत आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसा टॉर्चर करते हैं। तो सर ये इसी तरह प्रोसीजर चलता रहा। मुझे अभी भी इतना इल्म नहीं था कि मैं कौन से केस में हूँ। जब मैं जेल में आ गया था तब मुझे लोगों ने पूछा कौन से केस में हो, मैं मुझे पता नहीं। फिर मैं FIR नंबर ली, वहाँ पे एक लीगल एड होती है, लीगल एड में से मैं जो है लेके आया, लिखे। तो मैंने लोगों को दिखाया, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो ये तो तुम तो आतंकवादी हो। तो जब जेल के अंदर में फिर वहाँ के जो वहाँ के इनमेट्स थे, फिर उन्होंने जो है वो आतंकवाद की वजह से फिर हमको जो है बहुत परेशान किया। पहली रात वहाँ के जो वार्डनर थे उन्होंने हमें बहुत मारा। वहाँ के जो मुंशी वगैरह होते थे सर, उनके साथ में बहुत झगड़ा हुआ। तो 1-2 दिन वहाँ पर बहुत हर तरीके से मेंटलिटी भी और फिजिकली भी हर तरह से वहाँ पर टॉर्चर हुआ सर। कुछ दिन के बाद में थोड़ा रिलीफ मिला सर। तब हमें पता चला कि हम ऐसे मुश्किल केस में हैं। तो कुछ दिन जब हमें पता चला कि अहमद खान हमारे लिए ना काम कर जो है वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं सर, ये हमें बिल्कुल पुख्ता यकीन हो गया कि हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें किसी ने सलाह दी, तो हमने सर को जो है महमूद पराजा साहब को जो है साहब के पास गए। तो साहब ने कहा कि आपने कुछ किया? मैंने सर हमने कुछ पता ही नहीं है, ना हम इन लोगों को जानते हैं जिनसे इन्होंने जोड़ रखा है, ना हम इन केसों को जानते हैं, ना इन जो है धाराओं को जानते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है, अगर आप जो है बेगुनाह है, इनोसेंट है, मैं आपका केस लड़ूंगा। तो सर हमारे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है चूँकि हम जो है सर की जो है फीस दे सकें। तो सर ने बेगर लॉस के 1 पैसे लिए बगैर इतने सालों में केस लड़ा है। और मैं कह सकता हूं अगर सर ये केस ना लड़ते तो हम बिगर किए हुए और इनोसेंट होते हुए भी जो है मुलजिम ठहरा दिए जाते, और हम सलाखों में, अभी मैं सलाखों में होता। अभी भी मैं छोटा हूँ, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो गया। मेरे गांव में कच्चे घर थे, वो बहुत बड़े बड़े घर बन गए। मेरे साथ के जो साथी थे, मेरे साथ रहते थे, वो बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स बन गया, कोई कहाँ क्या बन गया। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीरो पे नहीं हूँ बल्कि मैं माइनस में चला गया हूँ। जब आप लौट कर आए हैं तो आपने कितने साल जेल में रहे? जब लौट कर आए तो आपकी जिंदगी से क्या कुछ खत्म हो चुका था? आप सर जब मैं लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे वो माँ बाप थे, उनके जो है सफेद दाढ़ियाँ नहीं थी, वो काली दाढ़ी थी और अच्छे सेहतमंद थे, वो बिल्कुल सोखे से हो गए। मेरी माँ बिल्कुल बीमार हो गई, मेरी दादा दादी दुनिया से चले गए, मेरी बहनें भी दुनिया से चले गए। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मेरी फैमिली के लोग जो है दुनिया में नहीं है। जिसको जब मैंने ये सुना तो मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और इसी के सिलसिले में मैंने अब्बा जी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? कहा कि बेटा मेरा एक जो है छोटा एक बिजनेस था, वो भी सब खत्म हो चुका। तेरी वजह से मेरे पास कोई कुछ लेने में नहीं आता, मेरा सारा कारोबार सब खत्म हो चुका है और हम बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत जो है हर्ट होता है। तो ये इस तरह की ऐसी बातें हैं कि जिससे मैंने जो सुनी तो मैंने लगा कि ये क्या हो गया है, और ये बहुत बड़ा जुल्म है सर, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे दूसरे भाई हैं, उनकी भी बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है। तो चलिए उनके पास भी चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना लंबे समय तक वो जेल में रहे, उसके बाद जब वो जेल से छूट के आए तो उनके परिवार का क्या रवैया था। तो शुरू करते हैं वीडियो। 2013 की बात है सर, 6 दिसंबर 2013 जुमा का दिन था। आज भी शुक्रवार यह जुमा ही है। मैं जुमा की नमाज की तैयारी कर रहा था, बाथरूम से निकला ही था, एक गाड़ी पहुंची तो उसमें सिविल वर्दी में कुछ अफसर थे। उन्होंने मुझे घर से बाहर बुलाया और मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो वो मुझे पटक के उसमें डालने लगे गाड़ी में। मैंने उनसे कहा सर आप कौन लोग हैं, आप मुझसे बात कीजिए, आप बैठिए, आप कहाँ से आए, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए, मैं सपोर्ट करूँगा आपकी मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने तो वहाँ ही रुक कर उन्होंने कहा कि आपको किसी लड़की, एक पलवल ज़िले से एक लड़की भागी है और उस मामले में आपसे पूछताछ करनी है। मैंने कहा सर बैठिए आप। मैंने उनके लिए चारपाई बिछाई। मैं मेवली गांव में इमामत करता था, वहाँ इमाम था। तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे और उन्होंने कहा कि हम आपसे SP ऑफिस जाकर बात करेंगे। मैंने कहा सर नमाज का वक्त करीब है, बिल्कुल 10 मिनट हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद में, तो मैं नमाज़ पढ़ाऊँ उसके बाद फिर मैं आपके साथ चलूँगा। कोई बात नहीं, गांव के 1-2 लोग और भी चलेंगे, आपकी तफ्तीश में हम मदद करेंगे। मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। इन्होंने उस वक्त पूरे गांव को घेर लिया था। कमांडो और फोर्सेस इन्होंने बुला ली और बहुत सारी पुलिस इन्होंने बुला करी। मस्जिद के आगे जब ये पहुँचे
पहुंच गए। तो मैं जब निकला और मुक्तदी निकले तो उन्होंने कहा इमाम साहब क्या मामला है? मैंने कहा कोई मामला तो कुछ भी नहीं है। खैर तो मैं इनके साथ नूह एसपी ऑफिस आ गया। एसपी साहब के ऑफिस में जब आए तो एसपी साहब उस वक्त निकल रहे थे। उन्होंने पूछा क्या मामला है? तो कहने लगे सर पूछताछ करनी है। बोले पूछताछ करनी है, ये ले जाना है? बोले नहीं सर पूछताछ करनी है खाली। बोले कोई बात नहीं करो। तो उन्होंने कहा सर ये इसके साथ जो लोग हैं ये डिस्टर्ब करेंगे। तो कहा एसपी साहब ने कहा कि ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बाहर रहेंगे, आप पूछताछ करो इनका। तो इन्होंने मुझे एसपी ऑफिस में लाके बिठा दिया। तकरीबन आधे घंटे तक मुझे बिठाए रखा और उसके बाद में दूसरे रास्तों से इन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाकर दिल्ली लाके छोड़ा। उस वक्त रात हो चुकी थी और ये तकरीबन इन्होंने उठाया था मुझे 3 बजे, लगभग पौने 3 बजे करीब। तो उस वक्त बीच में इन्होंने एक नूह में कोई स्याही थाना उसमें रखा 3-4 घंटे और वहाँ मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ से फिर रात में मुझे दिल्ली लेकर आए। यहाँ इन्होंने मुझसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया और ये तकरीबन 28 दिन तक इन्होंने मुझे रखा। ना मुझे किसी कोर्ट में इन्होंने पेश किया 28 दिन तक। मुझे अच्छी तरह याद है किसी जज साहब के सामने मुझे इन्होंने नहीं पेश किया। हाँ, ये अगर किसी कोर्ट में कागज ले गए हों, उस पर मेरा रिमांड ले आए हों तो वो दूसरी बात मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे ये कहते रहे कि तुम कल चले जाओगे, परसों चले जाओगे। और मुझसे तकरीबन 300 या 250 करीब तकरीबन कागज़ों पर इन्होंने अलग अलग जगह पर साइन कराया कि आप बस साइन करते रहो। तो 28 दिन के बाद जब हम जेल हमें भेजा गया तो उस वक्त में जज साहब भी मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन वो थाने में ही आ गए। थाने से उन्होंने मुझे जेल के लिए रिलीज़ किया, भेजा। और हमें जेल में जाकर पता चला, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हमारे पर केस भी दर्ज हो चुका है, हम जेल भी जाएंगे। ये यही कहते थे कि आप चले जाओगे, 1-2 दिन में छोड़ देंगे आप। जेल जाने के बाद में जैसे कि भाई राशिद ने बताया, वहाँ भी हमें लोगों ने टॉर्चर किया हर तरीके से। तो कुछ दिन बाद जब रिलीफ हुआ तो हम वहाँ लीगल जो चक्कर पे वो होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसके तहत हम वहाँ जब पूछे वकील साहब से, हमने राय मशवरा ली तो उन्होंने बताया कि भाई आपका FIR नंबर हम तारीख पर आए, 15 दिन में उस वक्त तारीख लगती थी। तो 15 दिन के बाद हम FIR नंबर यहाँ से ले गए। MS खान हमारा वकील था और वो जमीयत की तरफ मंसूब कर लिया। तो उन्होंने अपना आपको, हालांकि जमीयत ने तो उनको नहीं भेजा था, लेकिन वो अपना भी बुला के कह देते कि ये जमीयत ने भेजा और ये आपके वकील रहेंगे। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि हम तो देशद्रोह के आतंकवाद के केस में इन्होंने गिरफ्तार कर भेज दिया। खैर 3.5 साल तक सर इसमें कुछ भी नहीं हुआ केस में, बस खाली आना जाना तारीख हम करते रहे। 3.5 साल के बाद तकरीबन ये केस चार्ज पर लगा है और ये सर के मौजूदगी में ही लगा है। चार्ज फ्रेम जो हुआ है वो सर ने, जब सर आ गए हैं और जो वकील थे वो चेंज हो चुके हैं, तो सर ने उसको चार्ज फ्रेम कराया और फिर ये जल्दी ये गवाह कराए। तो उसके बाद में तकरीबन 8.5 पौने 9 साल के करीब ये अरसा लग गया। इस अरसे में हम पे जितनी परेशानी आई, हमारे घर वालों पे, रिश्तेदारों पे, लोगों ने हमें आज भी जो ताल्लुकात थे, जो अच्छे खासे हमारे ताल्लुकात थे, उन्होंने हमसे ताल्लुकात तोड़ लिए, हमें गिरी नज़रों से देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मैं उस इलाके से हूँ कि वहाँ ये चीज़ दूर के भी नहीं है और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हमें यहाँ के कानून पर, अपने देश पे और इसकी अदालतों पर भरोसा है। और फ़ख्र भी इस बात पे, मैं बीच में ये बात कहूँगा कि आज मेरे भारत मुल्क की अदालतों के चर्चे भी बाहर होते हैं इस वजह से कि यहाँ न्याय के मुताबिक फैसला होता है। अगरचे कुछ देर हो जाती है, वो देर इसलिए होती है, हमने ये देखा, तजर्बा किया है कि कोर्ट को गुमराह किया जाता है। हमने कई बार रिकॉर्डिंग दिखाई, सर को भी दिखाई कि गवाह आया हुआ है कोर्ट के बाहर और वो पुलिस ने कह दिया अंदर जाकर कि सर जाम में फंसा हुआ, वो आज नहीं आ पाएगा और उसको आप नेक्स्ट तारीख दे दीजिए, इसमें डेट बढ़ा दीजिए। तो कोर्ट इसमें क्या करेगा? कोर्ट तो सब तो अंदर बैठे हैं, उनको क्या पता कि कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा। तो उसका जो है फिर हम कई बार हमारे जो घर वाले आते थे तो उन लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर सर को दिखाई, सर ने उनके सामने पेश की, जज साहब के सामने, कि देखो गवाह यहाँ कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है और इसको यहीं से भगा दिया और आपको कह दिया कि वो आए नहीं है, वो जाम में फंसा हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। इस तरह कोर्ट के वक्त को इन्होंने ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेते हैं। जेल में जाकर भी इनके लोग कुछ तो मुलजिम बन के जाते हैं, कुछ एजेंसियों को अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्ट चले भी जाते हैं। वहाँ भी हमें ये कहा गया कि आप 3 साल से, जब 3 साल हुए थे हमको, उसी वक्त से ये कहने लगे कि आप प्लीज गिल्टी कर लो, आप गलती मान लो, हम आपको छुड़वा देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो देखकर आपकी कुछ भी समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में कभी ना पड़ें। ये जो नेता होते हैं ये किसी के नहीं होते हैं, ना हिंदू के, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के। वोट लेने के लिए, लोगों के वोट इकट्ठा करने के लिए ये हमेशा
लोगों को ग्रुप में बांटने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को इन लोगों से बहुत खतरा होता है। इन लोगों का काम केवल और केवल नफरत फैलाना होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें गद्दी पर बैठना होता है। जिस राजगद्दी के लिए ये सारे काम कर रहे हैं ये लोग, उस राजगद्दी से उतार करके पब्लिक इन्हें फेंक सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये लगातार ऐसा काम करते हैं कि बहुसंख्यक समाज को अलग कर दिया जाए और अल्पसंख्यक समाज को अलग कर दिया जाए। फिलहाल अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। मैं इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। पहले भी मैंने उन शोषित और वंचित लोगों की वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाई कि देखो समाज का ये आईना है, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। फिलहाल कमेंट में अपनी राय दें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।